हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली नंबर 9 है। प्रश्नावली 9.1 और 9.2 दो भागों में है। इसके 3 तरीके के सवाल आते हैं। नंबर 1 दूरी सूत्र आता है, और नंबर 2 अंतःविभाजन सूत्र, और नंबर 3 बाहरी विभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र और बाहरी विभाजन सूत्र आपका हटा दिया गया है, और केवल आपको दूरी सूत्र पर आधारित जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका अध्ययन हमें करना है, जो कि आपकी नंबरों की भी ज़्यादा कर दी गई है। पहले 6-7 नंबर की आती थी, अब ये ज़्यादा कर दी गई है, इसलिए पास होने का बड़ा मौका है। थोड़ी मेहनत करिए, और बड़ी आसान प्रश्नावली है। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग जब विज्ञान में लेंस वाला पाठ करेंगे, यानी प्रकाश वाला पाठ करेंगे, ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करना पड़ेगा। अगर ये आपको फंडामेंटल नहीं आएंगे तो विज्ञान में भी आप लोगों को समस्या आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी पढ़ेंगे बड़ा गहराई से, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट का विस्तार से मैं वर्णन करूँ। सबसे पहले कोई समतल है, ये समतल है। इस समतल में मैंने क्या कर दिया, धरातल के समांतर एक रेखा खींच दी। इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और इस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा और खींच दी मैंने, और इस रेखा को कहता हूं मैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा यहां काट रही है, इस बिंदु को मैंने नाम O दे दिया। तो यहां दो बातें हैं, ये क्षैतिज रेखा क्या है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है। क्षैतिज रेखा को, हालांकि मैंने समीकरण वाली प्रश्नावली में आलेख जब खींचा था तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में पूरा बताया था। इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश लगा करके अक्ष, एक्स छोटा नहीं लिखना है, बड़ा लिखना है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यहां दो बातें आ गई, एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष क्या है। एक्स अक्ष आप लिख लें, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, इतना ही। नंबर दूसरी बात आई थी वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काट जाते हैं। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यह मूल बिंदु कहलाएगा। ओ का नाम क्या होगा, ओ द्वारा प्रकट कर दिया मैंने, इसे कहेंगे मूल बिंदु। अंग्रेजी में इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। मूल बिंदु की क्या परिभाषा आ गई, अगला शब्द जो आया वो मूल बिंदु नाम आया है। मूल बिंदु आया, एक्स अक्ष व वाई अक्ष डैश लगा देंगे बीच में, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते जाना, उसे मूल बिंदु कहते हैं। थोड़ा यहां एक शब्द आएगा निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। यह आ गया मूल बिंदु के बारे में जानकारी। एक्स अक्ष मैंने लिखा नहीं, इस पे वाई अक्ष लिखा नहीं, और जहां एक दूसरे को जो काट जाते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के राइट हैंड की तरफ, सुल्टे हाथ की तरफ एक्स का मान प्लस का होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ एक्स माइनस का होता है, ऊपर की तरफ वाई प्लस का होता है और नीचे की तरफ वाई माइनस का होता है। ये 4 भागों में एक्स प्लस, वाई प्लस, एक्स माइनस और वाई का मान माइनस होगा। अब यहां आइए, जब ये एक्स एक्स और वाई एक्स, इनको मिला जुला नाम कहते हैं आयतीय निर्देश अक्ष। इन्हें कहते हैं आयतीय निर्देश अक्ष। आयतीय निर्देश अक्ष कहते हैं भाई इनको, निर्देश अक्ष।
एक्स एक्स और वाई एक्स को आर्तीय निर्देश अक्ष कहते हैं। विज्ञान में इसका नाम आएगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसका नाम आएगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। परिपाटी ये 12वीं क्लास में भी एक ऑप्टिक्स का पाठ लगता है, उसमें भी ये चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए। और निर्देशांक ज्यामिति आपको ये बेसिक चीज़ें आएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समतल था। मैंने आपको पहले बताया था समतल में दो एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। जहां जिसमें दो अक्ष होते हैं उसको द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसको। जब तीसरा अक्ष आ जाए इस समतल के लंबवत यहां आ जाए, तीसरा अक्ष कहलाता है और वो वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है सॉरी, उसे कहते हैं त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसे। अब ये द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति आपकी थोड़ा सा तो टॉपिक आ गया 10वीं क्लास में, जिसका एक भाग हटा दिया गया है, और बचा हुआ भाग आपका 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में आएगा। त्रिविमीय इसे 2D भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल 2D कहते हैं। और त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति आपके 12वीं कक्षा में आएगा, उसे 3D बोलते हैं। उस पर लिखा होगा 3D ज्योमेट्री, अर्थात इस पे लिखा होगा 2D ज्योमेट्री। जो भी ये 11वीं और 12वीं कक्षा में ये आपको तभी आएंगे जब आपको यहाँ ये 2D आ जाएगी। अब आइए, मैंने कहा एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को एक लंबवत काटते हैं, जहां काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई एक्स इस समतल को 4 भागों में बांट देते हैं, समान हो या असमान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। देखिए बोर्ड का ये हिस्सा हो गया, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। पहला चौथा हिस्सा, अर्थात इस बोर्ड को मैंने 4 भागों में काट दिया, ये वाला भाग आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। और ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। तृतीय चतुर्थांश, मैं चाय लिख रहा हूँ। और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनमें एक्स और वाई के चिन्ह होते हैं। अब यहाँ यदि हम देखें एक्स और यहाँ हम देखें वाई, एक्स प्लस का और वाई भी प्लस का है, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के निर्देशांकों के आगे प्लस प्लस के चिन्ह होंगे, अर्थात दोनों प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में देख लें आप, x का मान क्या हो सकता है, प्लस का हो सकता है कि माइनस का हो सकता है, और y का मान देख लें क्या हो सकता है, प्लस या माइनस। आपके सामने है, x पे आइए पहले, x माइनस का, और y पे जाइए y प्लस का, अर्थात इसका चिन्ह होता है माइनस कोमा प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, x पहले x देखेंगे, x माइनस का है, फिर y देखेंगे कोमा y भी माइनस का है। ये तीसरे चतुर्थांश का ये जिक्र है। इसी प्रकार चतुर्थ में आइए, चतुर्थ में पहले x का चिन्ह देखिए, x प्लस है और y नीचे की तरफ आएंगे माइनस होगा, अर्थात इनके ये चिन्ह होते हैं। किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए ये x x और y x आवश्यक है। कोई भी बिंदु कहाँ है उसकी स्थिति बताने के लिए, और जो स्थिति बताते हैं उन बिंदुओं को निर्देशांक कहते हैं। अब जैसे चतुर्थांश समझ में आ गया होगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। x प्लस प्लस, x प्लस वाई प्लस, x का मान माइनस y का मान प्लस, दोनों माइनस माइनस, एक प्लस x प्लस और y माइनस। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 समान भागों में बोल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, समान भाग हो या ना हो, 4 भागों में बांट देता है। ये निर्देश अक्ष कहते हैं, मूल बिंदु है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये दोनों एक्सिस काटते हैं। अब आइए, एक मैं इन पे मैंने इकाई लेकर के, सेंटीमीटर लेकर के, मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, मेरी इकाई सेंटीमीटर होगी, और यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार 1 2 3 4 और 5,
ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ माइनस के, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे माइनस होगा, x का मान -1 -2 -3 और -4 लिखते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर पैमाना ले लिया मैंने। ये माइनस का 1 होगा, यहाँ -2 निर्धारित कर देते हैं, यहाँ -3 निर्धारित कर देते हैं, ये -4 और ये -5 लिखते जाएंगे अनंत तक जहाँ भी। ये मेरा पैमाना 1 सेंटीमीटर था, ये पैमाना 1 मीटर भी हो सकता है, ये पैमाना 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ये पैमाना कोई और भी हो सकता है, कोई मील में हो सकता है, कोई गज में हो सकता है। किसी तरीके से इसको जब भी हम कोई नक्शा बनाते हैं तो ये पैमाना लिखा आता है। अब मैं यहाँ एक बिंदु का निर्धारण कर रहा हूँ, इस बिंदु की स्थिति आपको बतानी है। ये बिंदु मैंने ले लिया ये, और स्थिति बताने वाले अंकों को निर्देशांक कहते हैं, निर्देश प्लस अंक। स्थिति कहाँ से बतानी इस बिंदु की, कि ये बिंदु x एक्स से कहाँ है और y एक्स से कहाँ है। आप देखेंगे x एक्स से इतना दूर है, ये इतना दूर है, और y एक्स से इतना दूर है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 3 होगा, यहाँ आ जाइए लंब डाल दें, और यहाँ भी लंब डाल दें, अर्थात ये लंब x के ऊपर 3 पर आकर के गिरा और ये y के ऊपर 2 पर आकर के गिरा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 3,2। इन्हें निर्देशांक कहते हैं भाई, मैंने पहले बता दिया था, निर्देश देने वाले अंक, निर्देश प्लस अंक। ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, यहाँ नया शब्द आ गया आपको, भुज। और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यहाँ भुज 3 होगा और कोटि आपका 2 होगा। यहाँ 2 शब्द आए हैं। भुज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। भुज किसी बिंदु की, थोड़ा देखिए, ये 3 क्या, 3 इकाई है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये 3 तो ये दूरी थी, 3 सेंटीमीटर तो ये रहा पैमाना। तो 3 सेंटीमीटर किससे दूरी है इस बिंदु की, इससे दूरी है। और ये क्या है आपका, y अक्ष है। ये आपका क्या है, y अक्ष है। तो भुज किसे कहते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को, y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। इसके बाद नाम आएगा कोटि, नाम आया था कोटि। अब यहां देखिए, ये बिंदु x एक्स से कितना दूर है ये देखने के लिए ये पैमाना है इसका, अर्थात इतना दूर है, अर्थात 1 और 2 इकाई दूर है या 2 सेंटीमीटर दूर है। तो ये 2 इसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। अर्थात कोटि क्या होगी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं, दूरी को कोटि कहते हैं। कहते हैं नहीं लिख रहा हूँ, कोटि लिख दिया मैंने। यहाँ भुज और कोटि के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ भुज क्या है और कोटि क्या है। अब मैं आपसे उल्ट के सवाल पूछ लूँ, बिंदु 3,4 की अक्ष से दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और कोटि कितनी है इसकी, 2 होगी। अर्थात यही सवाल बना रहा हूँ, 3,2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। हमेशा पूछा जाता है यह सवाल, हर हाल में पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा 2 इकाई, एक्स अक्ष से दूरी 2 इकाई होगी, अर्थात वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। इस निर्देशांक को एक्स निर्देशांक कहते हैं, इसे वाई निर्देशांक कहते हैं। थोड़ा और बता देता हूँ, दोनों निर्देशांकों को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है और इस बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है। चलिए आइए, तो यहाँ सवाल ये क्या था, बिंदु 3,2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल, बिंदु 3,2 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से कितना दूर होगा या दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। अब y अक्ष से जब दूरी पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, x निर्देशांक होगा। अर्थात x निर्देशांक क्या है, 3 इकाई है, अर्थात आपका उत्तर होगा 3 इकाई होगी। ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अब आइए एक बिंदु और ले लेता हूँ मैं, ये मिटा दूँ, चलो पढ़ाए। मैंने ये बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया, ये ले लिया। इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। आपको इस बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से दूरी बतानी है। अब x अक्ष से तो कितना दूर है, इतना दूर है। ये देखने के लिए आपका पैमाना ये रहा, अर्थात 3 इकाई होगी x अक्ष से दूर, 3 तक, 3 की सीध में। या लंब डाल दो यहाँ, या नज़रों से लंब डाल दे दोनों तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तो 3 इकाई हुई, और वाई अक्ष से दूरी ये रही, इतना दूर है वाई अक्ष से, ये इस सड़क से इतना दूर है। ये दूरी पता करने के लिए ये इसका फुटा या पैमाना है, ये पैमाना क्या आया, -2 इकाई आया। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3, -2। इसी प्रकार ये मिटो देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आइए अगला पॉइंट, एक निर्देशांक और ले लेता हूं मैं, फिर मैं सवालों को उल्ट देता हूं। आपसे पूछे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, लगभग ये बिंदु ले लिया मैंने, इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया C, इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। आप क्या करेंगे, इस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल देंगे, सीधे चले जाएंगे और x अक्ष पर भी लंब डाल देंगे। अब x अक्ष पर कहाँ टकराया, -3 पर टकराया, और y अक्ष पर कहाँ टकराया, -4 पर टकराया। पहले भी मैं निशान बता चुका हूँ, इस चतुर्थांश में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। इस बिंदु के निर्देशांक -3, -4 होंगे। अब आइए एक बिंदु और ले लेता हूँ मैं इस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, और ये बिंदु ले लिया मैंने लगभग यहाँ, बिंदु का नाम लिख दिया मैंने D। आपसे पूछ लिया इस D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वही आपको करना है। यहाँ से y अक्ष पर लंब डाल दें, -5 पे आके टकराए, और यहाँ से x अक्ष पर लंब डाल दें, और ये 2 पर प्लस के 2 पर टकराया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पहले x निर्देशांक लिखेंगे 2, और फिर y निर्देशांक लिखेंगे -5, अर्थात 2, -5 होंगे। ये तो आपका पहला सवाल ही इसमें ऐसा है। अब मैं एक सवाल मेरी तरफ से ले रहा हूँ, आपको बिंदुओं को ढूंढना है। मैंने सवाल ले लिया कि निम्न बिंदुओं को आलेख में आलेखित कीजिए, निम्न बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित का अर्थ है आपको आलेख में यानी ग्राफ में आलेखित करो। मैं ए बिंदु ले लेता हूँ, 3,5 ले लिया मैंने, बी बिंदु ले लिया, 3,0 ले लिया, और सी बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 4,-3 ले लिया, और डी बिंदु जिसके निर्देशांक है 0,5 ले लिया। इन चारों बिंदुओं को स्थिति बतानी है, अर्थात ये कहाँ होंगे। x का मान 3, x छोटा होगा भाई, और y का मान, y निर्देशांक होगा 5 होगा। x 3 पे चले जाइए और y 5 पे चले जाइए, x पे पहले जाइए 3 पे, और y के स्थान पे 5 पे जाइए, और 3 से ऊपर की तरफ चलिए और y से राइट हैंड की तरफ चलिए। जहां आप टकराएंगे वहां आपका ये निर्देशांक होगा, अर्थात ये 5 की तरफ यूँ चले और 3 से इस प्रकार ऊपर की तरफ सीधे चले बिना मुड़े। जहां हम टकराए वो बिंदु होगा, वो ये होगा, x का मान 3 होगा और y का मान 5 होगा, अर्थात इस a बिंदु की स्थिति ये होगी 3,5 हो गया ये। इसके बाद आइए 3,0, x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3, y 0 तो नहीं है, लेकिन यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसलिए y का मान यहाँ 0 होगा, x का मान 3 होगा। इस बिंदु को कहूँगा b, 3,0। दोबारा इस बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे, x का मान तो 4 आपको दिख रहा है, y का मान यहाँ 0 होगा। इस बिंदु के निर्देशांक यदि मैं कहूँ तो इसके होंगे 4,0। अगर इसके पूछूं तो 5,0, अगर इसके निर्देशांक पूछूं तो -1,0, इसके पूछूं -2,0, अर्थात y 0 होती जा रही है, y यहाँ 0, y निर्देशांक यहाँ भी 0। तो यहाँ एक बात याद रख लें, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, याद रखें, ये याद रखें, आप याद रखें। क्या याद रखनी है आपको, x अक्ष पर y निर्देशांक, छोटा y लिखोगे, y बराबर 0 होगा। इससे विपरीत ये y अक्ष है, आपसे पूछूं y का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा, -1 होगा, y का मान -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ये y के मान बोल रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक x का मान तो आप y का मान तो आपको दिख रहा है 2 होगा, जो कि राइट हैंड में पीछे लिखेंगे, कोमा x का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2,0। इस बिंदु के निर्देशांक यदि आपसे पूछ ले तो इसके निर्देशांक होंगे 0,3, इसके अगर पूछ ले 0,4, इस निर्देशांक पूछ ले तो 0,-3, अर्थात इसको मैं और लिख देता हूँ 0,-3 इस बिंदु के निर्देशांक।
और इस बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ x का मान 0 है और y का मान भी 0 है। याद रखिए ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, और y अक्ष पर x का मान 0 होगा। दूसरी बात, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात, y अक्ष पर x बराबर 0 होगा, यानी x निर्देशांक 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखोगे। तो यहाँ ये मेरा निर्देशांक था 3,0। ये रहा फिर एक, ये ले लेता हूँ 0,5। x का मान 0 है और y का मान 5 है। x का मान 0 यहाँ मिलेगा और y का मान 5 प्लस का 5 है, तो ये रहा। इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूँ, p नाम दे दिया मैंने, और 0,5 इसके निर्देशांक होंगे। आइए अगला, x का मान x का मान 4, y का मान -3। x का मान 4 ये रहा और y के स्थान पर y का मान -3, अर्थात y का मान -3 ये रहा। x का मान 4 और y का मान -3। 4 से इस तरफ नीचे जाएं सीधे और 3 से इस तरफ जाएं, जहां टकराएंगे वो बिंदु को कोई नाम दे दे, q नाम दे देता हूं। इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का निर्देशांक पहले लिख देंगे, फिर y निर्देशांक लिख देंगे। इसका निर्देशांक होगा 4, -3। ये आपको 2 सवालों में या 3 सवालों में ऐसी बातें मिल जाएंगी। इसके बाद आइए, बड़ी आसान है, ये 9वीं क्लास में भी खूब थी। इस प्रश्नावली का जो मुख्य जो है वो है दूरी सूत्र। अब मैं दूरी सूत्र बता करके एक उदाहरण ले लेता हूं। ये दूरी सूत्र लिख देता हूं और यहां दूरी सूत्र, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। ये दूरी सूत्र कहलाता है। अब आइए मैं फिर से वो निर्देश अक्ष बना रहा हूँ। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये माइनस का x है, ये मूल बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0, 0 होंगे। ये प्लस y है, प्लस x है, सॉरी, ये प्लस x है और ये प्लस y होगा, ये माइनस y होगा। बड़ी क्लासेज में प्लस माइनस नहीं आते, याद रखें, x डैश और x आता है और y डैश और y और y डैश आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डैश है वो नेगेटिव है, डैश है वो ऋणात्मक है। थोड़ा विज्ञान में भी ये है कि मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो दूरियां प्लस की हो जाएंगी, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरियां प्लस की हो जाएंगी, मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो दूरियां माइनस हो जाएंगी, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो दूरियां भी माइनस हो जाएंगी। इसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। लेंस के चित्र बनाने हो या आपको दर्पण के चित्र बनाने हो तो आपको जरूर ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आइए दूरी सूत्र। मैं एक बिंदु ले लेता हूँ ए, कोई मैंने बिंदु ले लिया ए, और यहाँ ले लिया कोई बिंदु बी। ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ। बिंदु ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात रेखाखंड ए बी बोल देता हूँ मैं। ए और बी के बीच की दूरी का अर्थ है रेखाखंड ए बी कितना लंबा होगा। यदि ये इकाइयाँ सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे, किलोमीटर लगा देंगे। आइए, ए के निर्देशांक क्या है, यहाँ से लंब डाल दो, पता ही नहीं, निर्देशांक x होगा। यहाँ से लंब डाल दो, ये भी निश्चित x होगा। कोमा लगाने और कोष्टक बंद, कोमा लगा दिया और कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ से लंब डाल दें y अक्ष पर, ये निर्देशांक y होगा, x निर्देशांक का पता नहीं है। और यहाँ से लंब डाल दें और ये भी y होगा, ये भी क्या होगा आपका y होगा। तो ये भी आपको मैंने लिख दिया y, क्योंकि y निर्देशांक दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ x ये हो गया, x ये हो गया, इनमें डिफरेंस कर लें, 1 और 2 लगा दें, ये x1 अर्थात ये x1 और ये x2। तो ये क्या होगा y1 होगा और ये क्या होगा y2 होगा, ये y2 हो गया। अब इस बिंदु y2 लिख दिया मैंने। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे और इसके क्या होंगे, मैं x के स्थान पे x लिख रहा हूँ और y के स्थान पर y लिख रहा हूँ, x के स्थान पर x लिख रहा हूँ और y के स्थान पर y लिख रहा हूँ। यहाँ से लंब डाला तो इसको मैंने नाम दे दिया y1 और यहाँ से लंब डाला तो इसको नाम दे दिया x1। तो इसके निर्देशांक होंगे x1 और y1। इसी प्रकार इसके निर्देशांक क्या होंगे, x2, यहाँ x2 और ये y2। ये सॉरी भाई, ये लो, ये क्या था, मान लेता हूँ ये 3 इकाई है। थोड़ा सा गौर करना, ये 3 इकाई है,
थोड़ा उसको ले रहा हूँ मैं। रेखाखंड ए बी था, ए और बी याद रखना है। ए के निर्देशांक x1, y1 होते हैं और बी के निर्देशांक x2, y2 होते हैं। ये कच्चा चित्र है, वो मेरा पक्का चित्र चल रहा है। ये कच्चा चित्र है जिसको लेकर के हम सवाल करेंगे। अब आइए, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात रेखाखंड ए बी कितना लंबा है वो हमें ज्ञात करना है। ये x1 अर्थात ये दूरी x1, ये दूरी मान लेता हूं मैं 2 इकाई है, यानी 2 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ये x2 मूल बिंदु से ये दूरियां सारी मूल बिंदु से, ये दूरी इतनी, मूल बिंदु यहाँ भी है भाई, ये दीवार मान लो भाई x, ये दूरी कितनी होगी मान लेता हूँ 6 इकाई है, यानी 6 सेंटीमीटर ये है भाई। आपसे पूछ ले ये दूरी कितनी होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप सहज तरीके से बताओगे ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये सारी 6 सेंटीमीटर। आप कहोगे ये 6 माइनस 2 बच गई आपकी, ये दूरी क्या बच गई, यहाँ से लेकर के x2 और x1 के बीच की दूरी क्या बची आपकी, 4 सेंटीमीटर बची। हो गया। लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ नहीं है तो दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी होगी, आपने x2 में से यानी 6 में से 2 घटाया था, इसलिए ये दूरी x2 माइनस x1 होगी। 6x2 है और 2x1 है, x2 माइनस x1। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपसे ये दूरी पूछ ले, ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये 8 इकाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 इकाई है। इकाई मतलब सेंटीमीटर मान लो, और यहाँ तक y एक्स से लेकर के ये दूरी मान लेता हूँ मैं 3 इकाई है, यानी 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ लो ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इस सारी में से ये घटा देंगे, इस सारी में से ये घटा देंगे। सारी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, ये कितनी थी 3 सेंटीमीटर, 8 में से 3 घटा देंगे 5 सेंटीमीटर बचेगा। दरअसल क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब ये नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, y2 में से y1 घटा देंगे, अर्थात ये दूरी y1 और y2 के बीच की दूरी आ जाएगी। y2 में से y1 घटा दिया, y2 माइनस y1। इतने तक आपको पता हो गया। अब क्या करें, यहाँ से एक लंब डाल दें इस पर, इस बिंदु का नाम C रखते हैं। अब यहाँ एक त्रिभुज बना है ACB, क्योंकि लंब डाला था इसलिए समकोण त्रिभुज बना है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब आइए दूरी सूत्र को हम तैयार कर लेते हैं। एक बार इसको मिटो रहा हूँ फिर करेंगे। अब आ जाओ, उस त्रिभुज को निकाल रहा हूँ मैं, त्रिभुज का नाम है ABC त्रिभुज, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज था भाई। ये लो ABC, A B और C पर समकोण था, C पर 90 डिग्री का कोण था, A यहाँ है और B यहाँ है। इसके निर्देशांक क्या थे, 1 और 1 थे, x1 और y1, और B के निर्देशांक क्या थे, x2, y2 थे। हमें A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चित्र में देखिए AC कितनी लंबी होगी, AC इसके बराबर होगी, क्योंकि एक आयत है, मैं कोई नाम दे देता हूँ, PQ नाम दे देता हूँ। PQC एक आयत या वर्ग होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी। PQ कितनी लंबी होगी, x2 माइनस x1 होगी। AC भी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1 हो गया। कोष्टक लगाओ तो कोई बात नहीं, कोई। अब आइए, हमें BC ज्ञात करनी है। BC कितनी लंबी होगी, और ये भी मैं यहाँ कोई नाम दे देता हूँ, PQ, R और S, R, C, B और S एक आयत होगा या एक वर्ग होगा। ये भुजा बराबर होगी इस भुजा की, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये भुजा कितनी लंबी थी, y2 माइनस y1 थी, तो ये भुजा भी कितनी लंबी हो जाएगी, y2 माइनस y1 इकाई लंबी हो जाएगी, और ये x2 माइनस x1 लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ y2 माइनस y1। अब आ जाएगा दूरी सूत्र। अब क्या करें, समकोण त्रिभुज में पढ़ चुके हो पाइथागोरस पर में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। आपके पास आधार की लंबाई है और आपके पास लंब की लंबाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात कर सकते हो। तो त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का हिंदी में कथन था। अंग्रेजी में कथन यह होगा इस चित्र के लिए ए बी क्योंकि कर्ण है, ए बी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आधार कौन सा लें लंब कौन सा लें। आधार स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर और लंब स्क्वायर अर्थात बी सी स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ, दरअसल होल स्क्वायर लगाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। मैं अगर इसकी हिंदी लिखूँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो आपको याद आ गया होगा ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अर्थात समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और उसे कर्ण कहते हैं। अब यहाँ आपके पास जो जो डाटा है जिन जिन का मान है वो रख दें। ए बी हमें ज्ञात करनी है, ए बी स्क्वायर ये हमें ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई क्या होगी, दूरी क्या होगी ए और बी के बीच की दूरी, इसीलिए तो इसको दूरी सूत्र कहते हैं। ये दूरी सूत्र कहलाता है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपके सामने ए सी क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी ये रही बी सी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्योंकि ए बी का स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, हमें केवल ए बी ज्ञात करनी है। इसकी घात हटा देंगे तो राइट हैंड के पद वर्गमूल में चले जाएंगे। वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र कहलाता है। ये दूरी सूत्र है भाई, ये दूरी सूत्र आपका याद रखना होगा। पूरी प्रश्नावली इस दूरी सूत्र पर चलेगी। ये दूरी सूत्र कहलाता है। मैं इसको थोड़ा और विस्तार बोल देता हूँ। ए बी दूरी, कोई भी बिंदु ए बी हो, भुजा पी क्यू हो, कोई दो बिंदु यहाँ रख दिए हैं किसी निर्देश अक्ष में, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो आपको दोनों निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, एक्स निर्देशांकों की और वाई निर्देशांकों की आपको दिए होंगे, अर्थात उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दूरी ए बी बराबर वर्गमूल x2 और x1 क्या है, एक्स निर्देशांक कहलाते हैं, एक्स निर्देशांक कहलाते हैं। और y और y1 और y2, y जहां भी लग गया y निर्देशांक कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। ये आपका x निर्देशांक और y निर्देशांक। अगर मैं इसको हिंदी में बोल दूं दूरी सूत्र को तो वर्गमूल x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग मानी घात 2 प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, इसे क्या कहेंगे, दूरी सूत्र कहेंगे। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा क्योंकि समय खराब होगा। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अभी बताया था मैंने, x को भुज कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। भुजों के अंतर मानी घटाओ, भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, ये इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, तीसरे शब्दों में कह सकते हैं। पहला तो ये था, दूसरा शब्द क्या था, एक्स निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, ये कह सकते हैं। तीसरे शब्दों में क्या था, भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग कह सकते हैं। चौथे शब्दों में क्या कहेंगे, तीन ही शब्दों में आप बोल सकते हो और ये आपके सामने है। अब आइए इस पे आधारित एक सवाल ले लेता हूँ मैं, और वो सवाल मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, मुझे केवल ये मिटाना है। और इन पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं, इन पे कोई न कोई सेंटीमीटर लिख देता हूँ, इकाई ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ निर्देशांक निर्धारित कर दिए और जैसे ये ले लिया। यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सवाल ये सूत्र आपके सामने है। मैंने ये ले लिया, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ 2 इकाई है और ये मान लेता हूँ 3 इकाई है। इसी प्रकार ये 5 इकाई है और ये मान लेता हूँ मैं 4 इकाई है। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, 2,3 और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, 5,4 होंगे। आपने क्या कर लिया, दोनों बिंदुओं को 2,3 और 5,4 को निर्देश अक्षों में निर्धारित कर लिया। आपको दूरी ज्ञात करनी है, किस किस के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। 2,3 सवाल ऐसे बनेंगे, वह है 5,4 के बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की दूरी ज्ञात करो, क्या होगी, ये पूछ लिया आपसे। और ये आपकी किताब में भी सवाल ऐसे मिल जाएंगे, हो सकता है निर्देशांक अलग हो।
मैंने क्या कर लिया, इन दोनों निर्देशांकों को निर्देश अक्षों में आलेखित कर दिया। इस आलेख मैंने ग्राफ में मैंने 2,3 x का मान 2 और y का मान 3 बिंदु को नाम दे दिया मैंने a। इसी प्रकार y निर्देशांक था 5,4, x का मान 5 था और y का मान 4। मैंने इन दोनों को यहाँ निर्धारित करके रेखाखंड ए बी यानी a को b से मिला दिया। यदि आपका पैमाना 1-1 सेंटीमीटर है तो a और b को आप पैमाने द्वारा या फुटे द्वारा नाप सकते हो। a और b की लंबी कितनी लंबाई आएगी, वही लंबाई आपको इस सूत्र द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ये तो आपका एक प्रायोगिक रूप हो जाएगा और ये जो अभी करेंगे वो सैद्धांतिक रूप होगा। वो क्या होगा, सैद्धांतिक लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन था मेरा 2,3 और 5,4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको इसका हल करने के लिए ये हल कर रहा हूँ मैं, एक सवाल बड़ा धैर्य से कर रहा हूँ मैं। एक सीधा रेखाखंड खींच देंगे, वो नहीं, वो तो पक्का चित्र है, ए बी खींच देंगे। एक सांकेतिक है, ये कच्चा चित्र है। ए के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे और बी के यहाँ लिख देंगे। ए के निर्देशांक क्या थे, ए के निर्देशांक थे 2,3, सॉरी यहाँ देख लो मैं 2,3। बी के निर्देशांक क्या थे 5,4। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने कहा था इसके निर्देशांक x1 और y1 होंगे, कोमा लगाएंगे बीच में, एका और एकाया 1 बोलते हैं नीचे पैरों में जो होते हैं, और इसके निर्देशांक 2 और 2 होंगे यानी x2, y2 होंगे। अब आपके सामने सारी स्थिति है। x1 का मान कितना होगा, 2 होगा। y1 का मान क्या होगा, 3 होगा। x2 का मान क्या होगा, 5 होगा और y2 का मान क्या होगा, 4 होगा। इनको यहाँ यदि आप निर्धारित करते हो तो कर ले x1, y1, x2 और y2, इनको मैंने यहाँ निर्धारित कर लिया। x1 2, y1 3, 2 3, x2 5, y2 4, ये 5 और ये 4। ये सारे मान इस दिए गए सूत्र में रख दें दूरी सूत्र द्वारा, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दूरी सूत्र द्वारा, या दूरी सूत्र लिख देता हूँ, दूरी सूत्र यानी दूरी सूत्र किसकी दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, दूरी ए बी ज्ञात कर रहा हूँ, बराबर वर्गमूल सेम टू सेम लिख दूँ फिर मिटा दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मिटो देता हूँ, ये दूरी सूत्र मैंने लिख दिया। सारे डाटाज आपके पास हैं, दिए गए सूत्र में आप रख दें, वर्गमूल का वर्गमूल होल स्क्वायर खाली छोड़ दें प्लस होल स्क्वायर खाली छोड़ दें, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 यहाँ रख दें, देख लो वहाँ x2 कितना है 5, माइनस ये वाला माइनस माइनस x1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का जोड़ का वर्गमूल। तो यहाँ जाओ फिर ये होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 माइनस y1, y2 आपके पास 4 है, y1 आपके पास 3 है, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये देखो y2 4 माइनस ये माइनस और y1 3 आपके सामने दिख रहा है। अब इसको हल कर लें, यानी पहले कोष्ठक हटा दें, 5 में से 2 घटा दें 3, स्क्वायर अकेले पर लग जाएगा, और प्लस 4 में से 3 घटा दें 1 और स्क्वायर का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर आपको आता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 9 में 1 जोड़ोगे 10, वर्गमूल का वर्गमूल, और यहाँ लिख दोगे इकाई। इन सवालों में इसका वर्गमूल दशमलव में ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप दशमलव में वर्गमूल करोगे तो 3 दशमलव समथिंग आएगा, अर्थात ए और बी की दूरी मापेंगे आप, पैमाने द्वारा मापेंगे, स्केल द्वारा मापेंगे, तो 3 दशमलव समथिंग ही आएगी इस चित्र में, यदि आप पक्का चित्र बनाते हो तो ये आपका एक सवाल हो गया। अब मैं इसी सवाल को, बहुत मोस्ट सवाल है, हर हाल में एक सवाल पूछा जाता है, इतना 1 नंबर में पूछा जाता है, इसी सवाल को न मिटो करके मैं सवाल ये देखो, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आई, 10 इकाई आई। अब मैं यहाँ एक सवाल में, इसी सवाल में कुछ मिसिंग कर देता हूँ। मैंने यहाँ y निर्देशांक को मिसिंग कर दिया और यहाँ लिख दिया p। ध्यान दे दें,
अब मैं ये सारा मिटो देता हूँ और यहाँ इस सवाल के उत्तर को लेकर और मैं प्रश्न बना देता हूँ। प्रश्न क्या होगा मैं बोल रहा हूँ, 2, p व 5,4 के बीच की दूरी वर्गमूल 10 इकाई हो तो p का मान क्या होगा। याद रखना मैंने क्या हटाया था, p जब लिखा था तो उससे पहले 3 लिखा हुआ था, अर्थात हमारा p का मान 3 आएगा। p का मान यहाँ 3 था, तब a और b के बीच की दूरी वर्गमूल 10 इकाई थी। अब यहाँ मैंने 3 को हटा दिया, p का मान पूछ लिया और दूरी दे दी, एक चीज मिटा दी और उत्तर को प्रश्न बना दिया। तो यहाँ सवाल क्या बना, यदि बिंदुओं क्या था 2, p व 5,4 के बीच की दूरी वर्गमूल 10 इकाई है। यूनिट इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर। तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। मैंने अभी तक किताब का कोई सवाल नहीं लिया है, ये किताब के ही सवाल चल रहे हैं, हो सकता है संख्या बदल रही हो, किताब के सवाल बाद में ले रहा हूँ। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने 3 मिटाया था, अपना p का मान 3 आएगा, वही कच्चा चित्र आपको बनाना है। बिल्कुल आसान सा काम करना है। a और b नाम दे देना रेखाखंड का, कच्चा है ये, पक्का नहीं है। a के निर्देशांक आपके हैं 2, p और b के निर्देशांक हैं आपके 5,4। इन दोनों के बीच की दूरी वर्गमूल 10 इकाई है, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। हो गया। दूरी सूत्र लगा दें, दूरी ए बी बराबर, कोष्टक में कहीं ना कहीं आगे लिख दें दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र द्वारा, या इतना ही लिख दें, दूरी द्वारा वगैरह ना लिखें, दूरी सूत्र लिख रहा हूं मैं। और दूरी सूत्र आपका था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख देता हूं यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी ए बी कितनी आई वो आपके सामने है और दूरी ए बी आपके ऊपर लिखिए वर्गमूल 10 आई। हटा दें ए बी को, यहाँ लिख दें वर्गमूल 10 बराबर वर्गमूल का वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस इसका भी होल स्क्वायर दे लें, मान रख दें। x2 सामने आप लोगों के सामने 5 माइनस x1 मैंने क्या हटाया था, मैंने हटाया था y1 हटाया था, यहाँ क्या लिख दूँ p, y1 के साथ में मैंने p लिख दिया। चलो x2 - x1 आया अपना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 ढूंढ लें 4, y1 ढूंढ लें p, तो 4 माइनस p का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, p का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दें, यहाँ भी वर्गमूल, राइट हैंड भी वर्गमूल, लेफ्ट हैंड में भी वर्गमूल। तो क्या करें, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए वर्ग कर दें, दोनों तरफ घात 2 लगा दें। तो यहाँ लिख दोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मानी घात 2 लगा दें वर्ग करने पर, अर्थात वर्ग कर देंगे, न तो वर्गमूल रहेगा न वर्ग रहेगा, वर्गमूल भी हट जाएगा। और वर्ग करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में। एक पक्ष का हम कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों पक्षों में करना होता है, जहाँ भी साथ के साथ इसको हल कर लो और ये कर दिया वर्ग। 5 में से 2 घटा दिया 3 और 3 का स्क्वायर प्लस p, 4 में से p नहीं घटेगा, एक बीजगणित है एक अंक गणित है, 4 माइनस p का होल स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ भी वर्गमूल हट जाएगा और घात भी हट जाएगी, ये घात भी हट जाएगी वर्गमूल भी हट जाएगा। अमूमन बच्चे ऐसा कर देते हैं, कर दिया, मैंने भी कर दिया, ये काट दिया और घात काट दी। जो बचा है उसको हम हल कर लेते हैं और p की वैल्यू यानी p का मान हम ज्ञात कर लेंगे। जो बचा वो लिख रहा हूँ, ये मिटो देता हूँ। आपको याद होना चाहिए हमने क्या मिटाया था, 3 मिटाया था, p के स्थान पे क्या मिटाया था, 3 मिटाया था। अब आइए लेफ्ट हैंड में कितना था, 10 बचा हुआ है, राइट हैंड में 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ आओ
4 माइनस पी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। यदि मैं ये कह दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका उत्तर सहज ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर p है, तो इसका विस्तार ऐसा होगा। तो इसका विस्तार क्या होगा? a स्क्वायर का अर्थ है 4 का स्क्वायर माइनस 2a के स्थान पर क्या, b के स्थान पर क्या, प्लस b के स्थान पर क्या और उसका स्क्वायर, वो यहाँ कर दें। अर्थात 4 माइनस पी का होल स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ मैं, चलो 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। चलिए 10 बराबर 9 प्लस इसका विस्तार इस सूत्र द्वारा कर दें, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मैंने केवल खाने छोड़ दिए हैं खाली, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति इसको देख के कर ले। a के स्थान पे 4 रख दें और b के स्थान पर p रख दें। अमूमन बच्चे माइनस p रख देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाता है। तो a के स्थान पर रख दिया मैंने 4, यहाँ a आएगा 4, यहाँ b आएगा, यहाँ p रख दो और यहाँ b आएगा, p रख दो। ये आपका एक इसका विस्तार कर चुका हूँ मैं। 9 को इस तरफ ले आओ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 माइनस का हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर 16 लाओ तो ठीक है, नहीं भाई चलो पढ़ा रहने दो। 10 बराबर 9 का 9 रहने दें, बाद में करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को p से गुणा किया 8p और प्लस p स्क्वायर का p स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 10 को इस तरफ ले आओ, ये जोड़ ले लूँ एक बार, यहाँ लगा दो यहाँ, क्योंकि ये समीकरण बन रहा अभी। 10 का 10 रख दूँ, 9 में 16 जोड़ा 16 और 9 25 और माइनस 8p प्लस p स्क्वायर। आपको थोड़ा यदि याद होगा p के स्थान पर मैंने देखी भाई 3 था, अपना उत्तर 3 आना चाहिए, तब तो अपना सवाल सही है, नहीं गलत है। आपको यदि याद होगा जहाँ कोई भी चर पर घात 2 लग जाए, केवल एक ही चर हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण आ रहा है, द्विघात समीकरण आ रहा है, तो सारे पदों को एक तरफ ले आओ, बराबर में शून्य रख दो। मैं 10 को इस तरफ ला रहा हूँ, यहीं रख रहा हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा। 10 उस तरफ लेके गया, सेम टू सेम 25 माइनस 8p प्लस p स्क्वायर और माइनस का 10। चर पद सॉरी अचर पद 25 और 10, 25 प्लस का 10 माइनस का 15 रह जाएगा और 15 को अचर पद को लास्ट में लिखते हैं और प्लस का 15 रह गया। सबसे पहले बड़ी घात वाले पद को लिखते हैं p स्क्वायर, बड़ी घात का पद है, चिन्ह लेकर के आएगा ये 8p, उसके बाद छोटी घात का पद है और प्लस 15। इस तरफ क्या था? शून्य था, इस शून्य को मैं उस तरफ लिख देता हूँ, ये शून्य उस तरफ लिख दिया, अर्थात राइट हैंड पलटे को लेफ्ट हैंड में ले गया और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले गया। अब आपको याद हो तो ये द्विघात समीकरण बन चुका है। और त्रिपदीय भी है ये, 1 पद 2 पद और 3 पद। सबसे बड़ी घात 2 है, केवल एक ही चर है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये यदि द्विघात समीकरण आपका पढ़ा है तो, नहीं मेरे वीडियो में भी द्विघात समीकरण के सारे वीडियो मिल जाएंगे और जिसमें लघुत्तम और महत्तम हट चुका है द्विघात समीकरण में। अब आओ इसको हल कर लेते हैं। p स्क्वायर माइनस 8p और प्लस 15 बराबर 0। यदि आपको याद हो द्विघातीय त्रिपदीय याद हो तो मैं जिक्र करता हूँ। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि थी श्रीधराचार्य या इसको द्विघाती विधि भी कहते हैं। आपकी मर्जी है, उस विधि से इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं। मैं गुणनखंड विधि से प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको याद हो तो पहले पद को आखिरी पद से गुणा कर लें। पहले आप पद को आखिरी पद से गुणा किया, 15p स्क्वायर क्या आया? 15p स्क्वायर। मैं ये मिटो देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो नहीं वीडियो धीरे से ला करके भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब आइए 15p स्क्वायर में p स्क्वायर को छोड़ दें, p गुणा p करके अपनी जेब में डाल लें। 15 के ऐसे 2 टुकड़े करें, 2 गुणनखंड करें, अभाज्य नहीं करने, जिनको या तो जोड़ें या घटाएं, बीच वाला पद आ जाना चाहिए। मैं 15 के टुकड़े कर रहा हूँ, 15 एकम 15 गुणा करूँ तो 15 आना चाहिए, 15 एकम 15 मेरे पूरे विस्तार से बताया हुआ है। और यदि 15 लाने के लिए किससे गुणा करूँ? मुझे लग रहा है 5 को 3 से करूँ, 5 से 15 या 1 को 15 से गुणा कर दूँ, 3 को 5 से कर दूँ, बात एक ही है। इन दोनों पदों को जोड़िए, इन दोनों गुणनखंडों को जोड़िए। 15 में 1 जोड़ा 16, बीच वाला पद नहीं है, मध्य पद नहीं आया।
15 में से 1 घटाया 14, बीच वाला पद नहीं आया है, अर्थात जो दोनों गुणनखंडों को 15 में 1 जोड़ देंगे और 15 में से 1 घटा देंगे। आना क्या चाहिए? मध्य पद आना चाहिए। मध्य पद मानी बीच का पद आना चाहिए, और ये मध्य पद है भाई, ये आपका मध्य पद है। अर्थात इनको जोड़ने और घटाने पर मध्य पद नहीं आ रहा है, मध्य पद हमारा 8p है। माइनस प्लस को छोड़ दें, इन दोनों को जोड़िए। 5 में 3 जोड़ दिया 8, ये हमारे कोई काम का नहीं है। 5 में 3 जोड़ा 8, हमारा मध्य पद भी 8 आ रहा है, ये रहा। अब यहाँ हमारा चुनाव क्या हो गया? 5 और 3 8 हो गया। जो मैंने p छोड़ा था, p स्क्वायर छोड़ा था, p गुना p करके, एक p इसके साथ लगा दें, एक p इसके साथ। अब यहाँ 5 और 3, 5p और 3p को चिन्ह देने हैं। मध्य पद का चिन्ह बड़े को दे दें। मध्य पद का चिन्ह क्या है? माइनस, इसको दे दें। छोटे वाले पद को आवश्यकता अनुसार दे दें। आवश्यकता हमें क्या लाने की है? 8p माइनस का 8p लाने की है, अर्थात माइनस का ये होगा, तभी तो माइनस के दोनों मिलकर के 8 होंगे। -5p और -3p आपका उत्तर होगा -8p। इस मध्य पद को तोड़ दें, इसके स्थान पे ये लिख दें -5p और -3p। याद आ गया होगा आपको, मेरा समय बहुत लगाया मैंने। अर्थात माइनस क्या क्या कर दूं मैं, या लगा दें यहाँ p स्क्वायर का p स्क्वायर माइनस 5p और -3p और प्लस 15 बराबर 0। 3 पदों के 4 पद मिल चुके हैं। इन चारों पदों में पहले 2 पदों में से कॉमन ले लें, फिर अगले 2 पदों में से कॉमन ले लें। कॉमन आपको पता होगा महत्तम होता है, p कॉमन आ गया, बचा p -5। कॉमन का भाग देना होता है, इसमें भाग दे दिया, p स्क्वायर में p का p आया, -5p में p का भाग लगाया, p से p कट गया, 5 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है आपको पता होगा? 3 कॉमन होगा। बार माइनस यदि कॉमन, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। -3p में कॉमन का भाग लगा दें, 3 का बच गया, आपका p बच गया, आपका बचा p, यहाँ लिख दो p, माइनस नहीं प्लस के चिन्ह आ गया बार, तो बचा आपका क्या? p। बार माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 15 में भी कॉमन का भाग लगा दें, अर्थात 3 का भाग लगा दें, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा बराबर 0। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का गुणनखंड हो चुका है। क्या आपका गुणनखंड सही है या गलत है, यह पता करने के लिए कोष्टक वाले दोनों पद चिन्ह सहित एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं है तो आपके गुणनखंड गलत है। बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे में कॉमन ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे पद हैं जो 2 बार दिख रहे हैं, अर्थात आपको लग रहा होगा p -5 कॉमन आ गया, यहाँ बचा फिर p, यहाँ बचा -3 और बराबर 0। अब इस पद और इस पद दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसमें से एक पद या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। बारी बारी शून्य कर दें। द्विघात समीकरण में बहुत कुछ बताया मैंने। यदि p -5 बराबर 0 हो तो p का मान क्या होगा? पक्षांतरण कर दें, 5 होगा। और यदि p -3 बराबर 0 हो तो पक्षांतरण कर दें, p का मान क्या होगा? 3 होगा। तो याद रखिए p का मान या तो 3 होगा या 5 होगा। तो ये आपका जो मैंने मिटाया था वो आ चुका है। तो एक सवाल को मैंने हल किया और उसका उत्तर लेकर के फिर मैंने एक सवाल बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर हाल में ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। और मेरा वीडियो लगभग 53 मिनट का हो चुका है भाई, और मेरे वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपने यार मित्रों को भेजें भाई। धन्यवाद। और अगले वीडियो में इससे आगे के सवाल हम हल करते हैं।